साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली पर चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्रमशः प्लासी के युद्ध पर और बक्सर के युद्ध पर चर्चा कर चुके हैं और इलाहाबाद की प्रथम संधि पर भी संक्षेप में अध्ययन कर चुके हैं। साथियों, बंगाल में द्वैध शासन को समझने से पहले हमें दीवानी और निजामत को समझना पड़ेगा। मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन में दो प्रकार के अधिकारी होते थे, जिनमें सूबेदार, जिसे निजामत भी कहा जाता था, इस निजामत का कार्य सैनिक प्रतिरक्षा, पुलिस और न्याय प्रशासन से जुड़ा हुआ होता था, और दूसरी ओर प्रांतीय स्तर पर एक श्रेष्ठ पद दीवान का हुआ करता था, जो राजस्व एवं वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करता था। यह दोनों प्रकार के अधिकारी एक दूसरे पर नज़र रखते थे और मुगल बादशाह के प्रति उत्तरदायी भी होते थे। इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक देने के बदले दीवानी का अधिकार और 53 लाख रुपए बंगाल के नवाब को देने पर निजामत का अधिकार प्राप्त हुआ करता था। दीवानी और निजामत, यह दोनों अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद ही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। द्वैध शासन के जनक लियो कार्टिस को माना जाता है। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में सन 1765 ईस्वी से माना जाता है। कंपनी दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति अंग्रेजी कंपनी के पास ही होती थी। कंपनी और नवाब दोनों के द्वारा प्रशासन की व्यवस्था, इस व्यवस्था को ही बंगाल में द्वैध शासन कहा गया था। इस द्वैध शासन की विशेषता यह थी, उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व। साथियों, लेकिन शीघ्र ही बंगाल में द्वैध शासन के दुष्परिणाम देखने को मिलने लगे थे। समूचे बंगाल में अराजकता, अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का माहौल सा बन गया था। व्यापार और वाणिज्य का पतन सा हो गया था। व्यापारियों की स्थिति भिखारियों जैसी हो गई थी। समृद्ध और विकसित उद्योग, विशेषकर रेशम और कपड़ा उद्योग, नष्ट से हो गए थे। किसान भयानक गरीबी के शिकार हो गए थे। रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से सन 1765 ईस्वी में ही 16 अगस्त की तारीख को इलाहाबाद की द्वितीय संधि की। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कुछ शर्तों पर आधारित थी। इस संधि के मुताबिक नवाब ने कंपनी की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए देने का वायदा किया था। अवध प्रांत से कड़ा और इलाहाबाद के जिले मुगल बादशाह को दे दिए गए थे। अंग्रेजों के संरक्षण में बनारस और गाजीपुर की जागीर राजा बलवंत सिंह को पैतृक जागीर के रूप में दे दिया गया था। संधि की शर्तों के मुताबिक शुजाउद्दौला को अवध वापस मिल गया और उसने चुनार अंग्रेजों को सौंप दिया था। नवाब को एक और संधि के द्वारा यह वचन भी देना पड़ा था कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए वह अंग्रेजों से सैनिक सहायता लेने पर पूरा सैन्य खर्च वहन करेगा। साथियों, इस प्रकार इन शर्तों के आधार पर इलाहाबाद की द्वितीय संधि संपन्न होती है। सन 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने
बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से संधि की थी कि बंगाल में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार कंपनी को ही होगा। बंगाल के नवाब के साथ संधि के बाद बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। साथियों, इस प्रकार अंग्रेजी कंपनी को मुगल सूबेदार से इलाहाबाद की संधि से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी और बंगाल के नवाब के साथ संपन्न संधि से निजामत का अधिकार प्राप्त हो जाता है। द्वैध शासन के समय बंगाल में सन 1770 ईस्वी में भयंकर अकाल पड़ा था, जिसमें करीब 1 करोड़ लोग भूखमरी के कारण मृत्यु के शिकार हो गए थे। अकाल के इस भयानक दौर में कार्टियर बंगाल के गवर्नर थे। रॉबर्ट क्लाइव के समय मुंगेर और इलाहाबाद के अंग्रेज सैनिकों ने भत्ता कम मिलने के कारण एक विद्रोह किया था, जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना गया, क्योंकि अंग्रेजों को गोरा या अथवा श्वेत कहा जाता था। रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी के कर्मचारियों के हित के लिए एक संस्था सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की थी। इस संस्था को नमक, सुपारी और तंबाकू के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त था। साथियों, इस प्रकार आज हम लोगों ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली पर महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा किए हैं। साथियों, आने वाले वीडियो में हम लोग भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथियों, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।